नमस्कार मित्रों। एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और ये जो हमारी क्लास है ये संविधान पॉलिटी की क्लास है। यहाँ पर अभी तक जो क्लासेस हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं वहाँ पर जो टॉपिक चर्चा हो रहा था, जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे, उस टॉपिक का नाम था मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। और अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को लिया गया है। तो हमारे पास कुल कितने मूल अधिकार हैं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और अगला जो हमारा मूल अधिकार है उस मूल अधिकार की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। और ये क्लास मूल अधिकारों की अंतिम क्लास है। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो हमने जो अपनी पुरानी क्लासेस, जो प्रीवियस क्लासेस हमारी इसके पहले हुई हैं मूल अधिकारों की, उसमें हर एक मूल अधिकार का डिस्कशन किया गया है। तो ये क्लास आज जो है वो आखिरी क्लास है मूल अधिकारों की। क्या है इसमें? अगला मूल अधिकार। अभी तक हमने क्या किया, उन मूल अधिकारों की चर्चा कर ली। कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हमने मूल अधिकारों की चर्चा कर ली। अब ये जो मूल अधिकार हमारे पास है, अगला मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अगला मूल अधिकार जो हमारा है वो क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा संस्कृति और शिक्षा के विषय में कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये क्या अधिकार हैं? देखिए, यहां पर इसमें दो मूल अधिकार हैं। दो मूल अधिकार, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। यानी शिक्षा और संस्कृति के मूल अधिकार में हमें दो आर्टिकल देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए, आर्टिकल 29 कहता क्या है? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब ऐसा समुदाय, ऐसा वर्ग जो वहाँ रह रही जनसंख्या में कम हो। यानी जैसे बहुसंख्यक समाज है, यानी उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, और एक अल्पसंख्यक मतलब उनकी संख्या जो है वो कम। ऐसे नाम से अल्पसंख्यक। कहता है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, उन वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है। अगर ये प्रश्न आता है कि किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 29 होगा। अगला देखिए, आर्टिकल 30। अगला है आर्टिकल 30 या अनुच्छेद 30। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना। यानी आर्टिकल 29 कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण। वही 30 क्या कह रहा है? शिक्षा संस्थान, यानी जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनकी स्थापना और प्रशासन, जो उनका मैनेजमेंट होगा, उनको प्रशासित करने का अधिकार, उन्हें किस प्रकार चलाना है, किसका अधिकार है? स्थापना और प्रशासन, दोनों बातें कही हैं। स्थापना और प्रशासन का, किसका? अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। मतलब दोनों आर्टिकल किसके लिए हैं? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। क्या कह रहा है? पहला, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 कह रहा है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। बात समझ में आई? दो आर्टिकल हो गए। तो हमारे यहाँ पर क्या है? संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 हितों के संरक्षण की बात करता है और अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का होगा। चलिए, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आर्टिकल
विस्तार पूर्वक क्या चर्चा करता है इसके बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। हम पहले जानते हैं, तो उनके हितों का संरक्षण, किसके हितों का संरक्षण करा? अल्पसंख्यक वर्ग, वे वर्ग जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो इस आर्टिकल में दो हैं, आर्टिकल 29 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की बात करता है। तो क्लॉज 1 क्या कहता है? देखिए, कहता है प्रत्येक नागरिक को, आर्टिकल 21 प्रत्येक नागरिक की बात कर रहा है, मतलब जितने लोग हैं सभी नागरिकों को, प्रत्येक नागरिकों को क्या अधिकार है? अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। बात यहां पे समझिए, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित 22 भाषाएं हैं। अब वहां पर देखिए, जो समुदाय, जैसे आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर लीजिए, अनुसूचित जनजातियों की बात कर लीजिए, इनकी एक विशिष्ट भाषा होती है, जैसे संथाली, डोगरी, ये सब क्या है? उन उस समाज के द्वारा, उन विशिष्ट वर्गों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। जैसे हिंदी बहुत बड़े लेवल पे बोली जाती है, इंग्लिश का भी प्रयोग बड़े लेवल पे किया जाता है, और भी बड़ी भाषाएं जो बहुत व्यापक स्तर पे प्रयोग जिनका होता है। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं जो अपनी विशिष्ट भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तो उन्हें ये अधिकार है कि वह अपनी भाषा को बनाए रखें। और हर एक भाषा की लिखने की जो बात होती है, जिसमें वो भाषा लिखी जाती है, उस भाषा को कहते हैं, उस चीज को कहा जाता है लिपि। जब भाषा को हम लेखनीबद्ध कर देते हैं तो वो लिपि कहलाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अपने लिपि को भी बनाए रखने का अधिकार है। और संस्कृति, प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक वर्ग का अपना एक विशिष्ट कल्चर होता है। जिस कल्चर, जो संस्कृति है, किसी समाज को जोड़े रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस समाज को उसके अस्तित्व में बनाए रखने के लिए संस्कृति का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 यही बात कह रहा है, 3 चीज़ों की बात कर रहा है। कह रहा है कि आप अपनी विशेष भाषा और लिपि तथा संस्कृति को क्या है? बनाए रखने का अधिकार है। यानी भारत में प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा जो भी व्यक्ति मौजूद है, किसी भी वर्ग का हो, अब जैसे मान लीजिए कुछ अनुसूचित जातियां हैं, हम संथाल की बात कर लेते हैं, उनकी संथाली भाषा है। अब वो समुदाय धीरे धीरे अगर उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसको अधिकार नहीं होगा, तो बहुसंख्यक समाज में उसकी भाषा विलुप्त हो जाएगी, उसकी लिपि विलुप्त हो जाएगी, उसका कल्चर विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो संविधान इस बात को जानता है और उसने इसका अधिकार उस प्रत्येक व्यक्ति को दिया हुआ है कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखे। चलिए अब यहीं पे चर्चा करेंगे, प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा, विशेष भाषा के संरक्षण का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है या प्रत्येक नागरिक को दिया गया है? भाषा को बनाए रखने का अधिकार या लिपि के संरक्षण का अधिकार या संस्कृति की बात करें तो आर्टिकल 29, अगर क्लॉज 1 लिखा तो क्लॉज 1, नहीं तो आर्टिकल 29 ही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्या है इसी का, जो आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 में 2 बातें कही गई हैं। तो पहली बात तो हमने आपको बता दी, और आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 का अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, भाई भाषा, लिपि और संस्कृति उनका हित ही तो है। अगर उनकी भाषा ही नहीं रहेगी तो वो समाज अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। अगर उनकी संस्कृति को ही छीन लिया जाएगा या समाप्त हो जाएगी तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो उनके हित ही तो हैं, तो इन्हीं हितों के संरक्षण की बात वो कर रहा है। तो यहाँ पे 2 में क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में क्या कहता है? राज्य द्वारा
वित्त पोषित, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त। दो बातें कह रहा है। एक बात कह रहा है कि राज्य किसी को वित्त पोषित करे, यानी उसको ग्रांट दे, वित्त प्रोवाइड कराए, पैसा प्रोवाइड कराए, या राज्य निधि से सहायता प्राप्त। राज्य द्वारा वित्त पोषित पूर्णतया और या एक सहायता के रूप में ग्रांट दे उसको सहायता, यानी दोनों बातें यहां पर है। शिक्षण संस्थान में जो शिक्षा संस्थान स्थापित होंगे, एक राज्य की सहायता से और दूसरा राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, इन दो बातों में जो शिक्षण संस्थान स्थापित होंगे, उन शिक्षण संस्थानों में किसी भी नागरिक को, कोई भी नागरिक होगा, उसको धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया है। बात क्या कह रहा है? कह रहा है आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कहता है कि जो सरकार है, जो राज्य की सरकार है, अगर राज्य ने किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना में वित्त सहायता प्रदान की है या सहायता करता है या वो पूर्णतया उससे वित्त पोषित है, तो ऐसा शिक्षण संस्थान में यदि कोई व्यक्ति एडमिशन लेने आता है तो वह उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। किस आधार पर? ना तो धर्म के आधार पर करेगा, ना तो उसके मूल वंश के आधार पर करेगा, और ना ही जाति और ना ही भाषा के अधिकार आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है? 15 धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, इनके आधार पर क्या है? भेदभाव निषेध है। लेकिन यहां पर चीजें क्या कह रहा है? धर्म शब्द पर ध्यान दीजिए। धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, इन आधारों पर राज्य द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों या शिक्षण संस्थानों के अंदर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा या फिर उन्हें वंचित नहीं रखा जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति आता है तो उसका एडमिशन लेने से मना कर देंगे कि तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो या फिर इस जाति से हो, ये तुम्हारा मूल वंश है, या ये तुम भाषा बोलते हो, तो इस आधार पर क्या उसको उस विद्यालय या उस शिक्षण संस्थान में एडमिशन देने से मना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 29 समझ में आया? तो सिंपल सा प्रश्न आता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 29। फिर इस तरह से प्रश्न बन जाता है कि अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात किस में कही गई? आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में या आर्टिकल 29 में। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है? आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। दूसरा जो इसका संस्कृति और शिक्षा के मूल अधिकार में जो दूसरा अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसमें भी दो चीजें हैं। पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला कहता है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि का शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। पहले वाले में जो आप देख रहे हैं 29 में क्या कहा गया था कि आप एडमिशन ले सकते, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है? धर्म, आर्टिकल 30 क्या कहता है? धर्म या भाषा पर, धर्म या भाषा, दो चीजों, धर्म के अनुसार या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। किस चीज का अधिकार दिया गया है? कि अपनी रुचि, जिसमें उनकी रुचि है, धर्म में या भाषा में,
अपनी रुचि के अनुसार वह शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा और धर्म पर अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना और क्या है, उनके प्रशासन करने का अधिकार दिया गया। ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। पूछा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और उनके प्रशासन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही आंसर है क्या? आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 इसका सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा 30 में स्थापना की बात है, शिक्षा संस्थान की स्थापना। आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना की बात कर रहा है और धर्म और भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको इस बात की स्वतंत्रता दी गई। इतनी बात समझ में आई? आगे चला जाए। अगला देखिए, इसी में अनुच्छेद 30 क्लॉज 2 है। क्या कहता है कि राज्य अब शिक्षा संस्थान की स्थापना होगी तो उन्हें आवश्यकता होगी मदद की, सहायता की आवश्यकता होगी। और सहायता कौन करेगा? राज्य करेगा। और संस्थाएं भी कर सकते हैं कि राज्य की यहाँ पे बात हो रही है, संविधान राज्य के लिए है तो राज्य की बात कर रहा है। राज्य क्या कहता है? कहता है कि राज्य किसी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान की बात हो रही है, किसी भी शिक्षण संस्थान में जो सहायता प्रदान करेगा, जो सहायता, देखिए अब राज्य क्या करता है? वित्त पोषित करता है, उसे वित्त प्रदान करता है कि वो अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना डेवलपमेंट है, उसे आसानी से कर सके। ठीक है, तो इस पे राज्य को सहायता प्रदान करता है। क्या कहता है? देखिए, राज्य किसी शिक्षण संस्थान को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव मना कर सकता पैसा देने से, लेकिन इस आधार पे कोई और आधार है तो वो कर सकता है, लेकिन इस आधार पर नहीं करेगा कि उसका प्रबंधन किसका है? अल्पसंख्यक के हाथ में है। यानी राज्य इस आधार पे नहीं कर सकता कि उसका प्रबंधन जो है, उसका मैनेजमेंट जो है वो अल्पसंख्यक के अधीन है, उसके अनुसार चल रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप दो चीज़ें अपने दिमाग में रखिए, दो चीज़ों पर प्रश्न बनता है। आर्टिकल 30 पर एक ही चीज़ का प्रश्न बना है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना, अनुच्छेद 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो अगला मूल अधिकार है वो एकदम क्लियर हो गया। आर्टिकल 29 और 30। 29 में हितों का संरक्षण है और 30 में क्या? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब अगला जो है और अंतिम मूल अधिकार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में और अपने आप में सब कुछ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहते हैं। आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, जो संविधान के शिल्पी हैं, निर्माणकर्ता हैं, जो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और बाद में उसे ही स्वीकार किया गया। देखिए आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब अनुच्छेद तो दे दिए गए, सब आर्टिकल दे दिए गए कि भाई ये मूल अधिकार है, आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब अधिकार हमने आपको दे दिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, ये सब अधिकार दे दिए। लेकिन अधिकार देने से क्या होगा? अधिकार देने के बाद अगर अधिकारों का हनन होता है, अधिकार खत्म किए जाते हैं, किसी के अधिकार छीने जा रहे हैं मूल अधिकार, तब क्या होगा? उसके लिए है आर्टिकल 32।
अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या कहता है आर्टिकल 32? तो पहला ही प्रश्न बच्चा बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार हैं? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों को दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों को दिया गया है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे हृदय कहते, ये प्रश्न भी आया है। अगर प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है, तो आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन अगर ये बात आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय या आत्मा कौन है, तो वो है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 उसकी हृदय और आत्मा है। चलिए आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है? सबसे बड़ी बात देखिए, मूल अधिकारों को लागू कराना। उन्हें अगर भाई अधिकार अगर दे दिए हैं तो अधिकारों को लागू भी तो कराना है। अगर कोई इन अधिकारों का हनन करता है तो इन अधिकारों को कौन लागू करवाएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 32 क्लॉज 1 की बात कही गई। 32 क्लॉज 1 में क्या क्या आ गया है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए, लागू कराने के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए क्या है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में आवेदक करने का अधिकार प्राप्त है। बात समझ में? देखिए आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वह उन्हें लागू कराने के लिए कहा उच्चतम न्यायालय में सीधा सीधा आवेदन कर सकता है। उसे यह अधिकार दिया है। तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। यह आर्टिकल 32 क्लॉज 1 देता है। बात समझ में आई? तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कौन कराता है? दूसरे वे में उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकारों को लागू कौन कराता है? उच्चतम न्यायालय। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। अनुच्छेद 32 क्लॉज 2 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त दी गई है कि वह मूल अधिकारों के लिए, अब पहला जो है वो कहा गया है 32 में कि किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार जाते हैं तो वो सीधे जाके आवेदन कर सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इस मामले में? उसे क्या करना है? तो आर्टिकल 32 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है, उसे यह पावर दी गई है। आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या पावर दी गई है कि वह मूल अधिकारों को प्रवर्तित, लागू कराने के लिए क्या जारी करेगा? आदेश, निर्देश या रिट जारी करेगा। आर्टिकल 32 क्लॉज 2 मूल अधिकारों को यह पावर देता है, शक्ति प्रदान करता है कि उसे मूल अधिकार लागू कराने। प्रश्न अगर यह आता है कि मूल अधिकार लागू कराने की शक्ति किसके पास है, तो उच्चतम न्यायालय के पास है। किस आर्टिकल थ्रू? आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के अंतर्गत यह शक्ति उसे दी गई है। वो करेगा क्या? वो आदेश देगा, निर्देश देगा, रिट जारी करेगा। तो इस आधार पर जो मूल अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, उन्हें लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में क्या है कि किसी व्यक्ति के अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ है, उन्हें छीना गया है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
फिर दूसरी बात क्या कहता है, दूसरा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो मूल अधिकारों को लागू कराए। कैसे? आदेश दे, निर्देश दे या रिट जारी करे। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन, उनके लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और ये पावर हाई कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी 5 प्रकार की बच्चा रिट जारी करता है? देखिए, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब रिट में पहली रिट है, जारी की गई, क्या है इस रिट में? है क्या? देखो, इस रिट में है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। जो व्यक्ति है जिसे डिटेन किया गया है उसे क्या प्रस्तुत किया जाए। क्या कहता है? यह रिट ऐसे व्यक्ति, यह जो रिट है व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी जाती है। तो इस रिट का जो नेचर है वो क्या है? यह व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी होगी और प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी होगी। इसमें क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से डिटेन किया गया है, निरुद्ध किया गया है, तो उसके विरोध में, भाई वैध या अवैध, अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, निरुद्ध किया गया, डिटेन किया गया है, तो वो वैध है या अवैध है, इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन तो भाई न्यायपालिका ही लेगी। आपको क्या पता? आपका काम है सिर्फ उसे लेकर आना। वो सही है या गलत है इसका निर्णय करने के न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका रिट जारी करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। और ये रिट किस लिए है? ये रिट इसलिए है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से डिटेन किया गया है, निरुद्ध किया गया है, या वो अवैध नहीं है, इसके बारे में निर्णय लेगा कौन? न्यायपालिका। तो इतनी बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अभी कोई व्यक्ति है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया या डिटेन कर लिया गया, और वो व्यक्ति का न्यायपालिका के सम्मुख उसे नहीं प्रस्तुत, तो ये अवैध है। क्योंकि 24 आवर के अंदर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे उसे प्रस्तुत करना पड़ता है, और डिसीजन वो लेगा कि इसे रखना है या कहीं और भेजना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर अवैध रूप से किसी को डिटेन किया जाता है तो इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी। क्या कहता है? व्यक्ति को प्रस्तुत करो, हमारे सामने लेकर आओ, हम निर्णय लेंगे कि वो सही तरीके से डिटेन है या गलत तरीके से। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है मेरे सामने प्रस्तुत करिए। न्यायालय कह रहा है ये रिट जारी करके उस व्यक्ति को या प्राधिकरण को, जो प्राधिकारी है, कि मेरे सम्मुख उसे व्यक्ति को प्रस्तुत करिए। बात समझ में? तो ये रिट जारी की जाती है बच्चा व्यक्ति और प्राधिकारी के लिए। क्या है इसका मतलब? सम्मुख प्रस्तुत करिए, पहली रिट है। अगला देखिए, दूसरी रीट है परमादेश। दूसरी रीट है परमादेश। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो रीट जारी करती है वो है दूसरी रीट है परमादेश। इसका मतलब क्या है? न्यायालय कहता है हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, क्या हम आदेश देते हैं। रिट के आधार पर कहता है हम आदेश देते हैं। किसको? किसको आदेश देगा? अपने अधीनस्थ को देगा। न्यायालय द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है, लोक प्राधिकारी को दिया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय को, सरकार को, निगम को उनके कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से ना करने के लिए आदेश दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? माननीय उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता, उस रिट का नाम है परमादेश। और परमादेश में कहता है, इसका मतलब है हम आदेश देते हैं आपको। किसको? व्यक्ति को देंगे, हम व्यक्ति को देंगे, लोक प्राधिकारी को देंगे, अधीनस्थ न्यायालय को देंगे, सरकार को देंगे, निगम को देंगे। किस बारे में दोगे? जो उनके कर्तव्य हैं, अगर वो उनका निर्वहन नहीं कर रहे हैं या गलत ढंग से कर रहे हैं तो इसके लिए न्यायालय उन्हें आदेश देगा कि उन कर्तव्यों को आप करें सही
वैध तरीके से करे। बात समझ में आ रही है कि भाई कोई सरकार है, कोई निगम है, कोई अधीनस्थ है, तो उनके कर्तव्य होते हैं, उनके कुछ कार्य डिसाइड होते हैं कि कार्य उन्हें करने हैं। अगर वो इन कार्यों को करने से मना करते हैं या उन्हें गलत तरीके से करते हैं तो न्यायालय उसके लिए रिट जारी करेगा। कौन सी? परमादेश। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है जो अगली हमारी रिट है, जो तीसरी रिट है हमारी 5 प्रकार की रिटों में जो तीसरी रिट है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध, और इसका मतलब है मना करना। प्रतिषेध का मतलब है मना करना। उच्चतम न्यायालय मना कर रहा है आपको, किसको? यहां पर वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह रिट जारी किया था। किसको? जो न्यायालय हैं, जिसे जो उनके नीचे के न्यायालय है, आपको पता होगा कि क्रम क्या है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे क्या है? अधीनस्थ न्यायालय है। तो ये वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, इन सभी को इस क्रम में चलते हैं। तो क्या देता है? देखिए, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को के विरुद्ध जारी किया थी। तो सबसे पहली बात, जो प्रतिषेध रिट है, ये रिट होती है किसके लिए? ये वरिष्ठ न्यायालय यानी न्यायपालिका के जो सोपान में सबसे ऊपर के न्यायालय हैं, वो अपने निचले न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय को क्या जारी करते हैं? ये रिट जारी करते हैं। किस लिए जारी करते हैं? इसलिए जारी करते हैं कि वह अपनी अधिकारिता, जो उनका क्षेत्र है, जो उनका कार्य डिसाइड है, जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों के बाहर जाके कार्य ना करें। क्या कहता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से रोका जाता है जो उसमें निहित नहीं है। अब हर एक जो न्यायपालिका है उसका अपना एक क्षेत्र है, उसकी एक अपने अधिकार क्षेत्र है। अब अगर वो उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है तो उससे ऊपर का वरिष्ठ न्यायालय उसके खिलाफ, उसके लिए क्या जारी करेगा? प्रतिषेध रिट जारी करेगा, जिसका मतलब है हम तुम्हें मना करते हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आप कार्य नहीं कर सकते। जितना भी अधिकार क्षेत्र आपका दिया गया है उसी अधिकार क्षेत्र में रहकर आपको कार्य करना है। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगली रिट है उत्प्रेषण। अगली रिट है, चौथी जो रिट है 5 रिटों में चौथी रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कहता है? सूचित करना या मंगवाना। किसी चीज के लिए सूचना देना या मंगवा लेना कि सूचना हम चाहते हैं आपसे, कोई भी सूचना हम आपसे चाहते हैं, ठीक है? क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ या न्यायालय होना चाहिए, वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने के निर्देश। देखिए, हम सूचित करते हैं आपको या मंगवाते हैं। जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको विशिष्ट जो वरिष्ठ न्यायालय हैं वो ये रिट जारी करेंगे कि हम आपसे क्या चाहते हैं कि जो भी मामले आपके पास आए हैं उन मामलों को हम क्या कहते हैं? आप हमें भेज दीजिए, हम जो चाहें। मतलब वरिष्ठ न्यायालय किसी मामले में अगर हस्तक्षेप करना चाहता अधीनस्थ न्यायालय के, तो वो रिट जारी करेगा कि इस न्यायालय इस मामले को हमारे पास आप भेज दीजिए, हम आपको सूचित करते हैं इसको हमारे पास भेज दीजिए। तो ये भी क्या है? न्यायालय द्वारा न्यायालय को जारी किया जाता है। चलिए अगला देखिए, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, इसमें न्यायालय क्या कहता है? आपका प्राधिकार क्या है? पूछता है आपका प्राधिकार क्या है। ये ऐसे व्यक्ति के लिए वो जारी किया जाता है, ऐसे लोक पद के लिए जारी किया जाता है जो अवैध रूप से उस पद पर बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है कि जो अवैध रूप से अपने पद को धारण किए हुए है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ये रिट जारी किया, पूछता है उससे।
इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बच्चा ये हमारे हो गए 5 प्रकार के रिट। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, एग्जाम में इन रिटों के बारे में बार बार पूछा जाता है, कितने प्रकार की रिट होती हैं? 5 प्रकार। देखिए, ये अधिकार दोनों को प्राप्त है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है आर्टिकल 32 क्लॉज 3। क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है, यहां पे संसद की बात कर रहा है, संसद को यह अधिकार है कि वह अन्य न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को उसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग हेतु दे सकता है। बात समझे? संसद को यह अधिकार है कि वह आर्टिकल 32 क्लॉज 2, जो आर्टिकल 32 में शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं, रिट जारी करने की, अभी बता रहे हैं ना आपको, रिट जारी करने की मतलब मूल अधिकारों के प्रवर्तन को लागू करने की शक्तियां जो आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में है, क्या करता है? आदेश, निर्देश और रिट, वो शक्तियां उच्चतम न्यायालय के पास हैं। उन शक्तियों को कौन? संसद दे सकता है किसी अन्य न्यायालय को। बात समझ आ रही है? संविधान के अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों को लागू कराने की जो शक्तियां उच्चतम न्यायालय को दी गई हैं, आदेश, निर्देश, रिट जारी करने की, ये शक्तियां वो संसद किसी और न्यायालय को भी ट्रांसफर कर सकती है, दे सकती है। बात समझ में आ रही है? यानी कोई और न्यायालय संसद द्वारा, अगर संसद चाहे तो किसी और न्यायालय को आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उनके प्रयोग के लिए दे सकता, मूल अधिकारों के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देखिए, मूल अधिकारों क्लॉज 4 आर्टिकल 32 में जो चौथा खंड है उसमें क्या कहता है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। बात समझो, कह रहा है मूल अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए निलंबित नहीं किया, यानी आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में जो शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्या? आदेश, निर्देश और रिट, इन शक्तियों को किसी भी कीमत पे निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पे। यानी मूल अधिकारों की जो शक्ति है उसे बाधित नहीं करते, मूल अधिकारों को लागू कराने की जो पावर्स हैं उन्हें क्या क्या बाधित नहीं किया जा सकता। संसद इन्हें बाधित नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार से कोई भी कानून बनाकर इसे बाधित नहीं किया जा सकता। यहां तक समझ में आया? हमारी ये आर्टिकल जो 32 है एग्जाम में बहुत पूछा था, पूछेगा आपसे, कैसे पूछता है प्रश्न? प्रश्न पूछेगा मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति किसके पास है? तो न्यायपालिका, उसमें सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों को मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये पहला प्रश्न। दूसरा आपसे पूछेगा कि मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये प्रश्न यहां से बनते हैं। और अगला प्रश्न जो बनता है वो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? संवैधानिक उपचार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये प्रश्न है। तो 3 प्रकार के प्रश्नों की बनने की संभावना रहती है और बने हैं। इन्हीं प्रश्नों में क्या है, भाषा का थोड़ा सा हेर फेर होता है, भाषा का अंतर करके इन्हीं प्रश्नों को रखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो भाषा का प्रयोग वो बदल देते हैं, लेकिन आंसर उसका लक्ष्य यही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, तो हमारे मूल अधिकार समाप्त हो गए, 6 मूल अधिकार थे हमारे पास, समाप्त हो गए। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारे पास एक मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, उसे क्या वैधानिक अधिकार बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया है। अब यहाँ पर हम जो आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 हमारे पास क्या है,
मूल अधिकार है। तो इसमें हमने अपने 6 मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करी। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। क्या चीज़ें हैं? इस संसद के पास कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। क्या? देखिए, आर्टिकल 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है संसद विधि द्वारा, संसद कानून बनाती है, कानून बनाकर सशस्त्र बल, संसद कानून बनाकर सशस्त्र बल, जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं, सशस्त्र बल हैं, 3 सशस्त्र बल हमारे पास हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 सशस्त्र बल हैं, यानी संसद सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था के बल, जो लोक व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए जो हमने फोर्सेस का गठन किया है, जैसे पैरामिलिट्री की बात करते हैं, सीआरपीएफ की बात कर दे, सीआरपीएफ की बात कर लें, तो ऐसी जो फोर्सेस हैं और भी फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस आसूचना विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होते हैं? जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल, दो चीज़ें हमारे पास हैं। जो गुप्तचर विभाग है, इंटरनल जैसे आईबी, एक्सटर्नल जैसे आरएडब्ल्यू, और भी संस्थाएं हैं जो गुप्तचर विभाग के अंतर्गत आती हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। या अन्य संगठन, गुप्तचर विभाग या अन्य संगठन। दूर संचार, जो टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत जो विभाग आते हैं या व्यक्ति आते हैं, के व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, निलंबन, खत्म को बिल्कुल क्या कर सकते हैं? एकदम लगा दे। कोई वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार आर्मी के अधिकार, आर्मी के लोगों को दोगे? गुप्तचर विभाग वाले व्यक्ति को क्या आप वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार दोगे? अगर दोगे तो वो इंटेलिजेंस वो आएगा कैमरे के सामने बोल देगा कि ये सूचना है, तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तो कहा गया है, आर्टिकल 33 कहता है कि संसद विधि के द्वारा सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था के बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और ऐसे संगठन दूर संचार के व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर। जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये अगर मूल अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। अब गुप्तचर विभाग का जो व्यक्ति होगा उसके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी, और अगर वो पब्लिक डोमेन पे उन बातों को रख देगा तो राष्ट्रीय हित के लिए वो उचित नहीं होगा, तो वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? किसी भी क्षेत्र में सेना विधि, किसी भी अगर क्षेत्र में सेना विधि, मार्शल लॉ लागू है तो मूल अधिकारों पर निर्बंधन यानी रोक लग सकती। सैन्य मार्शल लॉ ये होता है, देखिए, कर्फ्यू और मार्शल लॉ, बात समझिए। किसी क्षेत्र में अगर कोई ऐसी व्यवस्था बन गई है कि वहाँ पर हमें लोक व्यवस्था गड़बड़ हो गई है और सेना को आना पड़ा, और सेना के आते वहाँ मार्शल लॉ लग गया, यानी सैन्य विधि लागू हो, तो वहाँ पर प्रशासनिक और जितने भी शक्तियाँ हैं सब वो सेना को ट्रांसफ़र हो जाती। और नॉर्मल डेज में अगर कर्फ्यू वगैरह से लगता है तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही प्रशासन का अधिकार होता है, और बाकी सब उसको सपोर्ट करने के लिए सेना या फिर और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो पहुँचती हैं। लेकिन अगर सैन्य कानून कहीं लागू है, सैन्य विधि लागू है, मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में लागू है, तो उस क्षेत्र का पूरा नियंत्रण, चाहे प्रशासनिक हो चाहे कैसा भी हो, वो पूरा नियंत्रण सेना के अधीन चला जाता है, सेना का अधिकारी उसे नियंत्रित करता है। तो वहाँ पर मूल अधिकारों पर क्या है? निर्बंधन लग जाता है। बात समझ में आ रही है? और अगला बेटा ये है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 जैसे बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात, या अनटचेबिलिटी की बात करें, आर्टिकल 17 की बात करें, या शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें, 23-24 की बात करें, तो ये दांडिक अपराध हैं। अगर इन मूल अधिकारों का हनन होता है तो ये दंड की श्रेणी में आते हैं। अगर आप किसी से बलात्कार कराते हैं
किसी व्यक्ति की खरीद या बिक्री करते हैं तो ये एक अपराध है और अपराध के लिए विधि का निर्माण करना पड़ेगा। तो विधि का निर्माण करने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो बात क्या कह रहा है कि भाग तीन जितना भी भाग तीन है मूल अधिकार के अंतर्गत घोषित अपराध, बात समझो, सभी मूल अधिकार नहीं, जिनको अपराध की श्रेणी में घोषित किया जाएगा कि ऐसे इनके हनन करने पर ये अपराध की श्रेणी में आएंगे, उनके लिए क्या संसद द्वारा दंडिक विधि, दंड की विधि बनाई जाएगी। बात समझो ना, कह रहा है जो भाग 3 में मूल अधिकार हैं और वे मूल अधिकार जिन्हें घोषित किया गया है कि इनके हनन होने पर, इनके कम होने पर क्या होगा, कोई व्यक्ति इनको किसी का हनन करता है इस मूल अधिकार का तो वो दांडिक अपराध होगा, वो अपराध होगा। तो इन अपराधों के लिए संसद को यह अधिकार है कि वह विधि का निर्माण कर सकती है, कानून बना सकती है। जैसे मानव व्यापार दुर्व्यापार करते हैं जिसे तो अपराध है। कारखाना अधिनियम, बच्चों का ऐसी जगह नियोजन नहीं कर सकते आप। बाल श्रम अधिनियम, ऐसे अधिनियम बनाए हैं सरकार ने। छुआछूत अधिनियम बना था जो मतलब अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए जिनको अपराध की श्रेणी में रख दिया गया कि अगर इनका हनन हुआ तो अपराध होगा, तो उनके लिए संसद क्या करती है? कानून का निर्माण कर सकती है, उसे ये अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 35 के अंतर्गत दिया गया है। बात समझ में आई? अब देखिए, जो भाग 3 में मूल अधिकार ये घोषित किए गए हैं कि अगर इनका हनन होगा तो वो दंड का भागीदार होगा जिसने इसका हनन किया है, और संसद क्या करेगी? उसके लिए विधि का निर्माण करेगी। लेकिन बच्चा याद रखना कि ये अधिकार, यानी जो मूल अधिकारों में अपराध की श्रेणी में रख दिए गए हैं कि इनके हनन पे, उन पर विधि बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है, राज्य विधान मंडल के पास नहीं है। केवल और केवल संसद के पास ये अधिकार मौजूद है। इतनी बात समझ में आई? तो मूल अधिकार भाग 3 का जो हमारा अध्याय था वो यहीं पर समाप्त होता है। सभी अनुच्छेदों को कर लिया गया है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब एग्जाम कोच पर जीएस के हिस्ट्री और पॉलिटी का इंडिविजुअल बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर आपको पीडीएफ, वीडियो क्लासेस और उस टॉपिक के जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उनके पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएंगे, उनके वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएंगे। तो जुड़ने के लिए एग्ज़ाम कोच के नंबर पे आप कॉल करिए, उन बैचों को आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। सभी एग्ज़ामों में वो आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे। तो उसके लिए आप एग्ज़ाम कोच के चैनल पर जुड़े रहिए। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने मूल अधिकार पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न आते हैं अनुच्छेदों पे, आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद, मूल अधिकार के अनुच्छेद विशेष रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।